प्रणाम रसिको, ग्लोरियस एराज ऑफ भारत सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है। इस ज्ञानियों की भूमि में ज्ञान भी अपने उत्कृष्ट पर है, आत्मज्ञान भी और विज्ञान भी। हाँ, वो बात अलग है कि उतनी महानता या रिकग्निशन जितना यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसे हम हल्दी की बात ले लेते हैं तो हल्दी तो सदियों से भारतीय इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसका पेटेंट लेने आ गए यूएस वाले। वैसे ही नीम और बासमती का भी पेटेंट फाइल किया इन लोगों ने। वो बात अलग है कि दोनों बार ही इनका पेटेंट निरस्त कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब हल्दी जैसे चीजों का ये लोग पेटेंट करके अपना रिकग्निशन ले सकते हैं, तो सोचिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इन लोगों ने क्या क्या किया होगा। वैसे हमारे देश के महानतम कुछ पर्सनालिटीज के हिस्ट्री के बारे में जानना ही कौन चाहता है। सब तो बस वेस्टर्नाइजेशन को अपनाने में लगे हैं। आई डोंट से कि आप उन्हें मत अपनाइए। ऑफ कोर्स ज्ञान तो जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए, मगर आप सोचो कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो वेद को पढ़ते हैं, ये बात जानने के बाद भी कि वेद में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। ज्ञान, विज्ञान और आत्मविज्ञान का गूढ़ रहस्य है उन वेदों में। फिर भी उन महान वेदों की ओर कोई भी देखना नहीं चाहता। सोचो, आर्यभट्ट ने 0 दिया तब जाकर गणित पूरा हुआ, मगर क्या उससे पहले 0 नहीं था? ऑफ कोर्स था, मगर 0 की पहचान आर्यभट्ट ने कैसे किया? क्या आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आता? और आज की मेरी स्टोरी उन्हीं महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी के बारे में है। जी हाँ, उनका नाम आर्यभट्टा नहीं आर्यभट्ट था, जिनका जन्म वैसे तो बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ, लेकिन इस पर कई मतभेद है। खैर, वो कहाँ जन्मे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या दे के गए ये बात जरूर उन्हें महानतम की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्रियों और गणितज्ञों में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि आश्चर्य में भी डाल देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीज गणित यानी अलजेब्रा का प्रयोग किया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टिया को कविता के रूप में लिखा। ये प्राचीन भारत की बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक थी। इस पुस्तक में दी गई ज्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित रखती थी। आर्यभट्टिया में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के 33 नियम भी दिए गए हैं। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो धरती है अपने धुरी यानी अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसके वजह से आप रात या दिन का अनुभव करते हैं। लेकिन इसकी खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति निकोलस कॉपरनिकस नहीं थे, बल्कि उनसे कई हजार साल पहले आर्यभट्ट जी ने यह बता दिया था कि धरती अपने एक्सिस पर घूमती है और अर्थ की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस फ्रॉम द इक्वेटर 24,835 माइल्स है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पहले लोग ये बिलीव करते थे कि राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है और तमाम पूजा पाठ और पंडितों को दान दक्षिणा देने से सूर्य और चंद्र को राहु से छुटकारा मिलता है। दे दान छूटे ग्राण, ये हिंदू शास्त्रों में कुछ कथन थे जो उस दौर में प्रचलित थे, मतलब दान दो और ग्रहण से मुक्ति पाओ। लेकिन इस विचार के विपरीत एक विचार ने जन्म लिया और सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगने का सटीक कारण बताया कि जब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तब ग्रहण लगता है, और उसी तरह जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आता है तो वो सूर्य को ढक लेता है, जिस कारण से सूर्य को ग्रहण लगता है। उस विचार को जन्म देने वाले का नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि एक वर्ष में 367 दिन नहीं बल्कि 365 दिन होते हैं। वैसे उनका जन्म कहाँ हुआ इस पर कई विवाद है, मगर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बने। उन्होंने बिहार के तारेगना में सूर्य मंदिर में एक वेधशाला भी स्थापित की। पाई की वैल्यू निकालने वाले आर्यभट्ट जी ने डेसिमल और प्लेस वैल्यू सिस्टम की डिस्कवरी के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, टेबल ऑफ साइंस, सम ऑफ पावर सीरीज में भी अपना योगदान दिया।
भास्कर प्रथम जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वे इस रचना को अश्मक तंत्र ट्रीटीज फ्रॉम द अश्माका कहते थे। सामान्य रूप से इसे आर्यशत अष्ट आर्यभट्ट 108 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 108 छंद यानी श्लोक हैं। ये बहुत ही सार गर्भित रूप में लिखा गया सूत्र साहित्य है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति प्राचीन जटिल प्रथाओं का वर्णन करती है। ये रचना जो कि 108 छंदों और 13 परिचयात्मक छंदों से बना है और 4 भागों में विभाजित है। गीतिका पद 13 छंद, गणित पद 33 छंद, काल क्रिया पद 25 छंद और गोल पद 50 छंद। वैसे जैसे इतिहास में कई ऐसे अंश हैं जो गायब हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, वैसे ही इनके कुछ रचनाएं हैं जो पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, मगर फिर भी उनके कुछ अवशेष से उनके उपकरणों यानी डिवाइसेस का पता लगता है, जैसे शंखु यंत्र, छाया यंत्र, बेलनाकारी यस्ती यंत्र, छत यंत्र, जलघड़ी कोण मापी उपकरण और धनुर यंत्र। आर्यभटिया के गणित पद 6 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही गई है। आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन का भी डिस्कशन किया है, जिसे उन्होंने अर्धजया नाम दिया था और जिसे जया भी कहा जाता है, जो आज साइन हो गया है। इन्होंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में भी अपना योगदान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी की एक परिक्रमा का बिल्कुल उचित समय ज्ञात किया। ये अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटे में नहीं, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 1 सेकंड में पूरी कर लेती है। इस प्रकार हमारे एक साल में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही ज्योतिष विज्ञान की खोज कर ली थी, जब इतने उन्नत साधन और उपकरण मौजूद भी नहीं थे। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभटिया का उपयोग आज भी हिंदू पंचांग के लिए किया जाता है। गणित और खगोल शास्त्र में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभटिया ग्रंथ की रचना की, जिसकी उपयोगिता और सफलता को देखते हुए तत्कालीन राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। विद्वानों के अनुसार अरबी रचनाएं अल-नत्फ और अल-नन्फ आर्यभट्ट के कार्यों का ही अनुवाद है। आर्यभट्ट ने अंकों को दर्शाने के लिए कभी भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया, जो कि वैदिक समय से सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार चलते आ रहे थे। उन्होंने सदैव अल्फाबेट्स का ही प्रयोग किया। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी प्रचलित पुस्तक थे आर्यभटिया और सूर्य सिद्धांता। तो ये थे हमारे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, जिन्होंने अपने योगदान से विज्ञान को अपने उच्चतम शिखर पर लेकर गए। ये बात हम सभी जानते हैं कि बिना जीरो के कोई भी कैलकुलेशन पूरी नहीं होती। कंप्यूटर भी बाइनरी डिजिट्स में जीरो को समझता है, जो कि है 0 और 1। और जब शून्य ही नहीं होता तो ये कैलकुलेशंस या ये डिजिटलाइजेशन शायद संभव ही नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।